हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। DIS की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग RO के लिए। ये टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। ये जो फेज़ 4 वाली टेस्ट सीरीज है, ये फेज़ 4 की है। और टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 ये हम लोग कर चुके हैं, प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके देखिएगा। तो ये कंप्लीट टेस्ट है, इसमें 200 क्वेश्चन है, ठीक है। 140 क्वेश्चन GS के रहते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी के करते हैं। तो हम लोग GS का पहले करते हैं, फिर हिंदी का अलग से कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा मार्च अप्रैल 2024 का। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। मैं हिंदी में ही कराता हूँ इसको, क्योंकि एक ही पेज पे यार पूरा हिंदी है तो वो दिक्कत होती है। फिर अगर इस तरफ इंग्लिश लिखा होता तो ठीक रहता आप लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं, बट इसमें ऐसा है नहीं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक साथ कराना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। जो इंग्लिश टर्म्स है मैं बताता जाऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं अगर देखते हो टेस्ट सीरीज को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, मैं वैसे भी इंग्लिश टर्म्स लिख देता हूँ। और क्वेश्चन को ठीक से हम लोग को देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्ग लिखा है, तो ये वर्ग अलग चीज़ होती है। जैसे आपने किंगडम पढ़ा होगा, फाइलम पढ़ा होगा, क्लास पढ़ा होगा। वर्ग का मतलब यहाँ पे क्लास है, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले किंगडम पढ़ते हैं, फिर इसका सब क्लासिफिकेशन फाइलम होता है, इसका सब क्लासिफिकेशन क्लास होता है, ठीक है। फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, फिर जीनस की सब कैटेगरी स्पीसीज होती है। इंग्लिश में भी अगर बताऊँ तो किंगडम को हम लोग जगत बोलते हैं, है ना। फाइलम को संघ बोला जाता है, अगर बायोलॉजी का कुछ ध्यान हो तो आप लोग को याद आ रहा होगा। क्लास को वर्ग बोलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है। और फैमिली तो समझते हैं ना। फैमिली ये ऑर्डर ऑर्डर हो जाएगा गण, ठीक। फैमिली हो जाता है कुल, और जीनस जो हो जाता है ये वंश होता है, और स्पीसीज ये जाति, ठीक है। ये इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन रहता है। तो जैसे अगर यहाँ पर ये जो आपको चारों ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये चारों एनिमल हैं, ठीक है। चारों एनिमल हैं, ठीक है। ये चारों एनिमल तो हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके के एनिमल्स होंगे, है ना। किसी में हो सकता रीढ़ की हड्डी हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, किसी में नहीं हो, है ना। कोई स्पॉन्जी टाइप का हो, कोई बहुत सॉफ्ट हो जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं कोरल टाइप का कुछ प्राणी हो, है ना। तो यहीं पे ये चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे एक चीज़ हम लोग को पता है कि ये चारों एनिमल हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाती है कि इनका जो किंगडम होगा वो एनिमिलिया हो जाएगा, ठीक है। एनिमिलिया का मतलब चारों ही यहाँ पे क्या है, ये एनिमल है। अभी किस तरह का एनिमल है ये यहाँ से पता चलेगा फाइलम से, और किस तरीके का एनिमल है फिर क्लास से पता चलेगा, और उसके अंदर घुसेंगे तो फिर ऑर्डर से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम लोग को नहीं देखना है, इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक से कर लेते हैं बस। देखो यहाँ पे पूरी फेरा लिखा हुआ है। पूरी फेरा का मैं मतलब पहले बता दूँ। पूरी फेरा, पूरी फेरस तो समझते होंगे ना। पूरी फेरा एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश का, पूरी फेरस। पूरी फेरस क्या होता है? पोरस बॉडी, आपने पढ़ा होगा पोरस बॉडी। पोरस बॉडी का मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसमें छिद्र रहते हैं। इन चारों एनिमल को तो तब हम समझ पाएंगे जब इनको देखा होगा कभी, है ना। नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें इमेज से समझना पड़ेगा। तो जिनकी बॉडी में छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, ठीक है, पोर्स होंगे, तो वो पोरीफेरा वर्ग में आ जाएगा। और जिसकी बॉडी में पोर्स नहीं होंगे, छिद्र नहीं होंगे, वो पोरीफेरा वर्ग के बाहर हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो जिनकी बॉडी पर ही पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं, ऐसी ऐसे मतलब जीवों को, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है पोर बियरर, ठीक है। बियरर तो समझ रहे हो ना, जिनके पास पोर्स हैं वो पोर बियरर हो गए। अब एक एनिमल लिखा है यहाँ पे साइकॉन, दूसरा लिखा है समुद्री एनीमोन सी एनीमोन, और तीसरा है यूपे लैक्टेला, और चौथा है स्पंजिला। इनको हम इमेज से देखते हैं तब आपको क्लियर होगा, नहीं तो ये समझ में आएगा नहीं। अब जैसे इस इमेज को देखिए, इसकी बॉडी पे आपको ये पोर्स दिख रहे हैं, छिद्र दिख रहे हैं छोटे छोटे से। इस स्पीसीज का, इस जानवर का नाम है स्पॉन्जिला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कलर चेंज कर लो, दिख नहीं रहा है, रेड दिख रहा है, स्पॉन्जिला, ठीक है। तो ये किस वर्ग में आ जाएगा, किस क्लास में आ जाएगा? ये पोरीफेरा क्लास में आ जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं। ये दूसरी इमेज देखिए, ये सब एनिमल हैं, ठीक है। ये एनिमल हैं, इनको देख के ऐसे मत समझना कि ये फूल पत्तियां हैं। जैसे हम लोग कोरल जीव भी तो पढ़ते हैं ना, तो कोरल को देखने में तो लगता है फ्लावर है, फूल है, जबकि वो एनिमल है। जैसे ये आपको जो इमेज दिख रही है इसका नाम है साइकॉन। तो इसकी बॉडी पे भी आपको ये होल्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे होल्स दिख रहे हैं। तो ये भी कौन से क्लास में आ जाएगा? पोरीफेरा में, ठीक है, पोरीफेरा में। तो ये भी हो गया। अब तीसरी इमेज देखते हैं, इसको देखिए, दिख रहा होगा ना, जूम करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है यूपे लैक्टेला, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये सही से एडजस्ट नहीं हो रहा। अब देखिए, इसका नाम है यूपे लैक्टेला,
इसकी बॉडी में भी आपको ये होल्स दिख रहे हैं, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी पूरी पूरा में आ गया। देखिए ये है सी एनिमम, इसका नाम है सी एनिमम। ये बिल्कुल फ्लावर की तरह है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ये एनिमल है, इसको फ्लावर मत समझना, ठीक है, फ्लावर नहीं है ये फायर है ना। ये जो आपको पत्तियों की तरह जो दिख रही है ना, ये टॉक्सिक होती हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। लेकिन इसकी बॉडी पे आपको ये होल्स नहीं दिख रहे हैं, है ना, कहीं भी होल्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसकी क्लास चेंज हो जाएगी। ये पोरीफेरा वर्ग में नहीं आता है, इसकी क्लास जो है वो है सीलेंट्रेटा। ठीक है, बायोलॉजी का याद आ रहा है कुछ, कक्षा 11-12 का, सीलेंट्रेटा। ये क्लास कौन सी है, सीलेंट्रेटा क्लास। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोगों का उत्तर कौन हो जाएगा, जो पोरीफेरा वर्ग में नहीं है, यही हो जाएगा सी एनिमॉन। उत्तर मिल गया, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जो पोरीफेरा वर्ग में नहीं आता। समझ आया। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे गलत बताना है, कुछ डिजीज़ हैं और उनके कारक हैं। डेंगू कैसा है भैया, ये डेंगू जो है, डेंगू कैसे होता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है। ये करेक्ट मैच है, वायरस से होता है, वायरल डिजीज़ है। फील पाँव कैसे होता है, ये कृमि से होता है, बॉर्म से होता है, ये भी ठीक है। पेप्टिक व्रण जो लिखा है, व्रण का मतलब अल्सर होता है, ठीक है, अल्सर तो जान रहे होगे, अल्सर ये बैक्टीरिया से होता है, ना कि प्रोटोजोआ से। यहाँ पे बैक्टीरिया कर लीजिए, बैक्टीरिया, इसी ऑप्शन गलत है। कोड का मतलब होता है लेप्रोसी, लेप्रोसी कैसे होगा, ये तो जीवाणु से होता है ना, लेप्रोसी तो बैक्टीरिया से होता है। तो ए बी और डी सही है, सी गलत है, गलत बताना था। चलिए वायरस से और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जल्दी से बताइए। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। इन्फ्लुएंजा हम लोग पढ़ते हैं, कॉमन कोल्ड हम लोग जानते ही हैं, है ना, कॉमन कोल्ड हो गया। डेंगू आपने पढ़ ही लिया, इसके अलावा मीजल्स भी पढ़ते हैं, मीजल्स, मीजल्स यानी खसरा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स पढ़ते हैं, ये वायरल डिसीज है। चिकन पॉक्स पढ़ते हैं, ये भी वायरल डिसीज है। मम्स पढ़ते हैं, है ना, मम्स वायरल डिसीज है। रूबेला भी पढ़ते हैं, वायरल डिसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ये सारे वायरल डिसीज हैं। सी सबसे खतरनाक होता है जिसमें, है ना। रेबीज़ पढ़ते हैं, रेबीज़ भी वायरल डिसीज है, ठीक है। और एड्स वगैरह तो जानते ही हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं। एक तो कॉलेरा है भैया, हैजा, है ना। डिप्थीरिया हम लोग पढ़ते हैं, डिप्थीरिया के अलावा टिटनेस पढ़ते हैं, ये जो बहुत कॉमन है ना। टिटनेस के अलावा एक पर्ट्यूसिस भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो ये कुछ है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी सही है। चलिए ये अम्लराज के बारे में बताइए। अम्लराज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया, ठीक है। ये आसान सा प्रश्न है साइंस का। एसिड कौन कौन से रहते हैं, HCl रहता है, HNO3 रहता है। रेशियो कितना कितना है, 3:1। तो पहली बात सही लिखी है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है। उत्कृष्ट धातुओं को गला देता है, नोबल मेटल्स जो है इनको भी गला देता है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है भैया एक्वारेजिया, ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है। और क्या लिखा है, ये भभकता द्रव है, यानी फ्यूमिंग। फ्यूमिंग का मतलब है कि धुआं निकलता रहता है, ये सही बात है, देखा है ना। अगर केमिस्ट्री की लैब में प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें चौथा क्वेश्चन, नेशनल पार्क है और उनकी लोकेशन बताना है। चारों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ये करेक्ट मैच है, ठीक है, ये करेक्ट मैच है। बाइसन जो है, बाइसन नेशनल पार्क, बाइसन तो एक एनिमल है ना, जानते होंगे। बाइसन नेशनल पार्क ये मिजोरम में नहीं है, ये त्रिपुरा में है, ये त्रिपुरा में है। गोरुमारा ये शब्दावली तो वैसे भी आप लोग परिचित होंगे, ये वेस्ट बंगाल की शब्दावली भी है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ठीक है, ये असम में। करेक्ट मैच पूछा था, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे देखो हम लोग नाम दफ़ा पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे सारे नाम लिख रहा हूँ, इनको याद रखिएगा, रिकॉल कीजिए। नाम दफ़ा पढ़ते हैं, मॉलिंग कहाँ का है, मॉलिंग भी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का है। तमाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे दिबांग हम लोग, हाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और पखोई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा है, पखोई, ठीक है। कमलांग, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं सारी। कमलांग हुआ, ठीक है, ईगल नेस्ट हुआ, ईटानगर हुआ। और अगर असम की बात करें तो असम में भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे काजीरंगा तो बहुत कॉमन ही है ना, आसान है। काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ते हैं हम लोग, मानस नेशनल पार्क पढ़ते हैं, डिब्रू पढ़ते हैं ना, डिब्रू। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ओरांग, ओरांग के बारे में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। एक नाम मेरी आपने अभी पढ़ ही लिया है, ये बॉर्डर पे है असम और अरुणाचल प्रदेश के, तो ज़्यादातर जो पोर्सन है ये असम में है, इसलिए असम का है, ठीक है। और इसके अलावा एक रायमोना भी है, रायमोना, हो जाएगा ये। चलिए पांचवा क्वेश्चन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है 2022 वाला, ठीक है, ई वेस्ट प्रबंधन अधिनियम 2022, ये ईयर याद रखना है आपको, ठीक है। मैचिंग में एक्ट का भी पूछा जाता है। इसके अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट में शामिल कौन कौन है? मोबाइल फ़ोन है, रेफ्रिजरेटर है और माइक्रोवेव भी है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है बैटरी अपशिष्ट, यानी बैटरी वेस्ट। बैटरी वेस्ट ई वेस्ट में नहीं है, क्योंकि इनका तो सेपरेट रूल्स है ना। इनका सेपरेट रूल्स का नाम है बैटरी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इनके लिए बैटरी का जो वेस्ट है, इनके लिए अलग रूल है, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। और ये भी 2022 का ही है, याद रहेगा। तो बैटरी अपशिष्ट के लिए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अलग से है। ई वेस्ट बैटरी वेस्ट के लिए नहीं है। ई वेस्ट है मोबाइल फोन्स के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, माइक्रोवेव के लिए। इसमें वैसे अमेंडमेंट भी हो चुका है। ई वेस्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ई वेस्ट, यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, रूल्स 2022। 2023 में भी अमेंडमेंट हुआ, 2024 में भी अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा बैटरी वेस्ट का अलग से है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 6वां क्वेश्चन देखें। देखो इसको ध्यान से कीजिएगा, आसान है लेकिन इसमें गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे मैं सारा रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। बायोगैस के बारे में पूछा जाता है, सीएनजी के बारे में पूछा जाता है और एलपीजी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। सबका जो कंपोजिशन है, इनको ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले मैं ओवरव्यू बता दूं, सीएनजी और एलपीजी में फ़र्क क्या है। सीएनजी देखिए, सीएनजी ये इसमें जो प्राइमरी इनका कंपोजिशन है ना सीएनजी का, ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन है, ऑटोमोबाइल में यूज होती है, हम लोग जानते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ये लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करती है सीएनजी गैस, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। अगर भाई एलपीजी की बात करें, तो एलपीजी का जो प्राइमरी कंपोजिशन है, ये तो प्रोपेन है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन है। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और थोड़ी सी भारी भी होती है, हैवी होती है, यानी ये एयर में आसानी से डिस्पर्स नहीं होती है, फैलती नहीं है आसानी से। लेकिन सीएनजी की खास बात क्या है, ये एयर में बहुत तेज़ी के साथ फैल जाती है, तो इसके साथ खतरा थोड़ा सा कम रहता है। क्योंकि एलपीजी ये हवा से भारी गैस है ना, भारी गैस है ना, तो ये फैल नहीं पाती है। तो यहाँ पे जो अगर घटना होती है कोई, एलपीजी से होने वाली घटना बहुत भीषण होती है ना। तो कंपोजिशन सीखा सीएनजी का कंपोजिशन क्या है, प्राइमरी, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, सीएनजी का कंपोजिशन क्या है, आपको मीथेन याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी गैस जो है वो मीथेन है। एलपीजी का जो प्राइमरी कंपोजिशन है, ये प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन। और बायोगैस क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये इसमें भी आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी कंपोजिशन मीथेन गैस है बायोगैस की, 50 से 80% तक मीथेन होती है इसमें। इसके अलावा मीथेन के अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखना है, 25% तक ये भी होती है। इसके अलावा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड भी याद रखना है, बायोगैस में होती है। हाइड्रोजन तो निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, साथ में अमोनिया भी निकलती है। तो ये हो सकता ना पूछा जाए इतना, लेकिन जो प्राइमरी कंपोजिशन है, ये आप मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इथेन मीथेन गलत हो जाएगा, ब्यूटेन गलत हो जाएगा, मीथेन और अमोनिया। देखो जैसे आपने बायोगैस में मीथेन भी पढ़ लिया और यहाँ पे अमोनिया भी पढ़ लिया, लेकिन एक ऑप्शन और नीचे लिखा है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्राइमरी कंपोजिशन होगा उसी को तो लगाओगे, है ना। तो बायोगैस का प्राइमरी कंपोजिशन क्या है, अभी आपने देखा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं होता, तब आप सी ऑप्शन पर जा सकते थे, क्लियर। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया डी। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, कार्बन कर जो है, कार्बन टैक्स जो है, ये नेगेटिव एक्सटर्नलीज के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। ये एक्सटर्नलीज क्या है भैया, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखिए जब भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, एक कारखाना है, यानी कारखाने का मालिक है, जिसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। एक पार्टी ये होगी, दूसरी पार्टी इसको उपभोग करने वाला होगा, इस उत्पादक को, तो दूसरी पार्टी होगी उपभोक्ता। तो लेन देन इसमें होगा, इन दोनों पक्षों में होगा। और ये जो उत्पादक है, इसके पास कारखाना है ना। कारखाना है तो तमाम मशीनरी है, चिमनी भी है, चिमनी से क्या निकल रहा है, तमाम हानिकारक गैसें निकलनी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और भी तमाम गैसेस हैं हानिकारक जो इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं। तो ये जो कारखाने का मालिक है, इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट डिसाइड करेगा, उसमें इस प्रदूषण की कॉस्ट को ऐड करेगा क्या, वो बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो प्रदूषण की कॉस्ट है, यानी ये प्रदूषण का इनडायरेक्टली अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, ये तीसरी पार्टी पे पड़ रहा है ना, तीसरी पार्टी पे पड़ रहा है। तीसरी पार्टी कौन है भैया, हम हैं, आप हैं। यानी ये जो तीसरा पक्ष है, ये व्यक्ति हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई संपत्ति का मालिक हो सकता है, या फिर कोई रिसोर्स हो सकता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।
अगर प्रोडक्शन की लाइन में बात करें तो इसको आप नेगेटिव एक्सटर्नली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उत्पादन की कीमत में सारी लागतें शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपने यहाँ पे पॉल्यूशन देखा, क्लियर। अब जैसे पॉल्यूशन के कारण बाकी लोगों पे जो उनकी हेल्थ पर अफेक्ट कर रहा है जो पॉल्यूशन, उसका जो खर्चा आएगा, है ना, तो उसके खर्चे को ये क्या सोच रहा है, क्या उत्पादक कारखाने वाला मालिक नहीं सोच रहा है। तो वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर बस विचार करेगा। प्रदूषण से होने वाले नुकसान, चाहे वो पर्यावरण को हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स पे हो, वो उसके बारे में नहीं सोचता है। तो इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट पर, ऐसे कारखानों पर क्या लगाती है, कार्बन टैक्स, ठीक। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन कर नेगेटिव एक्सटर्नलीज के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट। और दूसरा है कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश आइसलैंड नहीं है, फिनलैंड है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, फिनलैंड है। दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। 5 से 6 सितंबर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। ये सब तो हम लोगों ने करंट पीडीएफ में कवर किया हुआ है। न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर, ठीक। नवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रुनेई के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अभी तक कोई भी पीएम की विजिट नहीं हुई है, ठीक है, पीएम मोदी के अलावा। पीएम नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर 2024 तक ब्रुनेई की यात्रा पर रहे, ठीक है। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने पर हुई, ये बात भी ठीक है। ब्रुनेई का पूरा नाम ब्रुनेई दारुसलाम, ये भी ठीक है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रुनेई की यात्रा की थी, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। पीएम मोदी पहले पीएम है जिन्होंने ब्रुनेई की यात्रा की, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, जो गलत बताना था, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको पता है, मैंने आपको कई बार सिखाया है। आपको मैंने एक आइलैंड के बारे में कई बार सिखाया है, बोर्नियो आइलैंड, है ना, याद आ रहा। ये पूरा आइलैंड जो है इसका नाम है बोर्नियो। ये बोर्नियो कोई देश का नाम नहीं है, पहली बात ये आप जानिए, ठीक है, ये कोई देश नहीं। इस बोर्नियो के बहुत सारे हिस्से हैं, तो मैं यहाँ पे हिस्से बना के दिखा दे रहा हूँ। ये साउथ वाला जो हिस्सा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस आइलैंड का नाम बोर्नियो तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर इस हिस्से का नाम है कालीमंतन, ठीक है। जो जो यहाँ पे जो मैंने सेपरेट करके दिखाया है, कालीमंतन, ये ऑक्युपाइड है इंडोनेशिया के द्वारा, ठीक है, इंडोनेशिया के द्वारा। यहाँ पे इंडोनेशिया ने कैपिटल भी अपनी शिफ्ट की है। दूसरा हिस्सा आपको यहाँ पे, हाँ, ये दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। बोर्नियो आइलैंड पे ये जो सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये है बुरनेई कंट्री, ठीक है, ये है बुरनेई कंट्री। और बाकी का जो हिस्सा है ये है सिंगापुर के कब्जे में, ठीक है, सॉरी, मलेशिया के कब्जे में। मैं यहाँ पे मलेशिया लिख दे रहा हूँ, ये ऑक्यूपाई किया हुआ है मलेशिया। तो यहाँ पे इस बोर्नियो आइलैंड पे आपको 3 कंट्रियों का मतलब ये आपका आधिपत्य दिख गया। ब्रुनेई तो कंट्री है ही, ब्रुनेई कंट्री का नाम है, मलेशिया भी कंट्री का नाम है, लेकिन बोर्नियो पर ये वाला हिस्सा मलेशिया का है, ठीक है। और बाकी जो साउथ का हिस्सा है ये कालीमंतन है, इंडोनेशिया ने जिसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, समझ आया। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, देश का पहला एक अलग हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ पर शुरू किया जा रहा है। अब भैया ये हेड्रोन क्या है, हेड्रोन थेरेपी पहले हम लोग समझते हैं, थेरेपी नहीं समझना है, डॉक्टर नहीं बनना है। हेड्रोन थेरेपी बस एक टाइप होता है रेडियोथेरेपी का, ठीक है, रेडियोथेरेपी का। अब तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। इसका यूज कहाँ पे होता है रेडियोथेरेपी का, ट्रीटमेंट, किस ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, वो पार्टिकल बीम का यूज करते हैं, रेडियो रेडियो जो टेक्निक होती है, ठीक है, रेडियोथेरेपी में। और ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है इससे ट्यूमर्स का, ठीक है। ट्यूमर, ट्यूमर को क्या बोलते हैं भैया, कैंसर भी बोलते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। हेड्रोन थेरेपी ध्यान रखना, ये टाइप होता है रेडियोथेरेपी का ही, और इसको स्थापित किया गया है आईआईटी के में, ठीक है, आईआईटी कानपुर में। हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। चलिए 11वां क्वेश्चन कीजिए। 11वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उनके आविष्कार है। ग्रामोफोन का जो आविष्कार किया था एडिसन साहब ने किया था। डायनामो का, सौकले तो नहीं थे भाई, डायनामो के आविष्कारक थे माइकल फैराडे। ट्रांजिस्टर के थे सौकले, ठीक है। और रेडियो तो हम लोग जानते हैं, रेडियो वेव्स को मार्कोनी वेव्स भी बोलता है, तो आविष्कारक मार्कोनी थे। यहाँ पे हो जाएगा 1324 हो जाएगा, ठीक है। 1313 कहाँ गया, ये है, सी ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ऐसा तो कोई एसिड नहीं पढ़ा है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पे नाम चेंज है उस एसिड का, हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड पढ़ के रखा है ना, याद आ रहा है, फॉर्मिक एसिड HCOOH इसका केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है फॉर्मिक एसिड का, मैथेनोइक एसिड, ठीक है।
मेथेनोइक एसिड, ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो आते हुए भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हम लोग, अगर ये चीज़ हम लोग को नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड ही बोलते हैं। ठीक, एक कार्बन है तो अगर फॉर्मूला भी याद रहेगा फॉर्मिक एसिड का, तब भी कुछ ना कुछ आप हिंट लगा ले जाएंगे। एक कार्बन को एन बोलते हैं ना, एन आता है। दो कार्बन रहते हैं तो ईन आता है। तीन कार्बन रहते हैं तो आयन आता है, इसलिए मीथेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। 13वां क्वेश्चन देखिए, एजरसन रीजन का क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, फॉर्मूला बताइए इसका जल्दी से पहले। क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, ये सब भी नाम याद रखना, ट्राई क्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म नहीं लिखेगा तो क्या होगा, अभी जैसे मिथेनोइक एसिड लिख दिया, CH Cl3 केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना। ये क्लोरोफॉर्म के बारे में जो बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है, बेहोशी आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया, इनहेल कर लिया तो आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कमर्शियल पर्पज से भी बहुत यूज होता है, ड्रग्स बनाने में यूज होता है ना, रेजिन्स बनाने में यूज होता है, एडिसिव वगैरह बनाने में यूज होता है, पेस्टिसाइड उर्वरक बनाने में भी यूज किया जाता है, आग को बुझाने में भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, खतरनाक चीज़ है फॉस्जीन गैस। ये क्या चीज़ है भाई, अगर इसको आप खुले में रख दिए तो ये सन की जो लाइट है उससे रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस का निर्माण करती है, ठीक है। फॉस्जीन गैस CO Cl2 और फॉस्जीन गैस ये तो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। इस वजह से इसको बंद करके रखा जाता है बोतलों में। आर यहाँ पे गलत है, ठीक है, इसमें आर में स्वतः वाष्पीकृत वाली बात लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। ए सही है, आर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए फिर, कौन सा है, 14वां नहीं 13वां क्वेश्चन भी तो था। अच्छा 13वां ही है, अब हम लोग को 14 करना है, ठीक है। 14 देखें, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है। भार एक सदिश राशि है। भार का मतलब इंग्लिश में होता है वेट, ठीक है। वेट अलग चीज़ होता है, मास अलग चीज़ होता है। मास यानी द्रव्यमान। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना केजी के हैं तो आप बताएंगे 70 केजी के हैं, तो ये आपका मास है, ठीक है, ये आपका वेट नहीं है। आपके शरीर का जितना भी वजन है ये कहीं भी आप चले जाएं वो सेम ही रहेगा, इतना बात क्लियर है। चाहे आप अर्थ पर रहें, चाहे आप मून पर रहें, चाहे आप मार्स पर रहें, आपका मास नहीं बदलेगा। बदल क्या जाएगा, बदल जाएगी जी की वैल्यू। जी की वैल्यू कहीं पे बढ़ सकती है, कहीं पे घट सकती है, क्योंकि जो वेट होता है mg, मतलब आपके वजन के साथ साथ जी फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जी हर एक जगह पे अलग अलग है, इसलिए वेट भी हर एक जगह पे अलग अलग रहेगा। अगर हम अर्थ की ही बात करें तो अर्थ पे अगर इक्वेटर की बात करें तो जी की वैल्यू यहाँ पे कम होती है ना। और पोल की बात करें तो पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है ना। जो हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं 1.8 है ना, तो ऐसा नहीं है कि इक्वेटर पे ये 7 हो जाएगा और पोल पर ये 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ पॉइंट में फ़र्क आता है बस, ठीक है। 9.812 अगर है इक्वेटर पे, तो आप मास पे जाएंगे तो 9.814 हो जाएगा या फिर 15 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क रहता है। तो अर्थ पे जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं करती है, क्लियर है। लेकिन वेरिएशन तो है, फ़र्क तो है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क सही। तो आपका इक्वेटर पे जो वेट है ये थोड़ा सा कम रहता है, और पोल पर जो आपका वेट है, वेट बोल रहा हूँ, ठीक है, भार बोल रहा हूँ, द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आप जितना केजी के हैं आप उतना ही रहेंगे, और पोल पे आपका वेट जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भाई आप अगर मून की बात करें तो मून पर तो जी की वैल्यू शायद 1/10 होती है अर्थ के, या फिर 1/6 होती है। ये आपको मैंने वेरीफाई करने के लिए पूछा था, किसी ने कमेंट तो किया नहीं। तो मून पर भी आपका वेट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा। तो पहली बात सही है, वेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जी की वैल्यू जुड़ी है। तो जी क्या है भाई, ये दिशा ही तो है। आप मून पे जाएंगे तो मून की अलग दिशा है, मार्स पे जाएंगे तो मार्स की अलग दिशा है, इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर की अलग दिशा है, पोल पर जाएंगे तो पोल की अलग दिशा है ना। तो जिसके साथ परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, है ना, तो वो फिर सदिश राशि हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो भार के साथ ऐसा आप देख रहे हैं। जैसे मैंने पूछा अभी कितना बज रहा है, तो आप बता देंगे 6 बज रहा है, तो सिर्फ 6 से काम चल जा रहा है ना, सिर्फ परिमाण से काम चल जा रहा है ना। तो टाइम कैसी कैसी क्वांटिटी है, टाइम एक अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। दूसरी बात है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान यानी मास, जो आपका वजन है, या फिर किसी भी वस्तु का जो वजन है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, किसी वस्तु का भार, यहाँ पे वेट की बात हुई है, तो भैया वेट तो अलग अलग रहेगा अलग अलग जगह पे, क्योंकि आपने देख लिया जी की वैल्यू स्थिर थोड़ी ना है। जी की वैल्यू बदलेगी जगह के हिसाब से, तो वेट भी बदल जाएगा। इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है क्या, होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों बातें सही है।
चलिए 15 में देखिए, यहाँ पर संचारित रोग हैं और कुछ कीट हैं, बता देना है किसके कारण क्या होता है। कालाजार जो होता है, कालाजार बालू मक्खी के कारण होता है, सही है, हम लोग सैंड फ्लाई पढ़ते हैं ना, सैंड फ्लाई। चगास रोग, इसके बारे में ध्यान रखना, ये नया हो सकता है हम लोगों के लिए। चगास रोग जो होता है घरेलू मक्खी के कारण नहीं होता है, ये खटमल के कारण होता है, ठीक है, खटमल के कारण। येलो फीवर जो है ये मादा एडिस एजिप्टी, ये भी ठीक है। और मलेरिया जो फीवर है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से। यहाँ पे गलत पूछा था, गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए 16 देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, फूल खिलाने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावरिंग हार्मोन जो है उसे क्या कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो यार ये सीख लीजिए कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये है कौन कौन, है ना, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस प्री में और आर ओ के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो प्लांट हार्मोन होते हैं सारों के नाम आप सीखिए। प्लांट हार्मोन कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एब्सिसिक एसिड पढ़ते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग पढ़े होंगे। ऑक्सेंस पढ़ते हैं, साइटोकाइनिन पढ़ते हैं, इथिलीन पढ़ते हैं, जिबरेलिक एसिड पढ़ते हैं, फ्लोरीजीन्स पढ़ते हैं और पॉलीएमाइन पढ़ते हैं। ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन के नाम हैं, ठीक। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फूल खिलाने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है, फ्लावरिंग हार्मोन किसे बोलते हैं। इसका मतलब है कि फूल को ब्लूम करने में कौन सहायक है, ठीक है, फूल खिलाने में या फिर फूल का ब्लूम होने में कौन सहायता करता है, इसका नाम है फ्लोरीजीन्स, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हार्मोन का नाम है फ्लोरीजीन्स, बाकी भी याद रखना है सारे नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है ना, इथिलीन भी लिखा हुआ है, तो इथिलीन भी हम लोग पढ़े हैं, साइटोकाइनिन भी दिखा है, साइटोकाइनिन भी यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे मतलब चारों ऑप्शन ही प्लांट हार्मोन के नाम लिखे थे वैसे, बट जो स्पेसिफिक फंक्शन है फूल खिलाने वाले हार्मोन वो फ्लोरीजेंस है, ठीक हो जाएगा। चलिए 17 देखिए, लसिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लसिका को इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। पहले लिम्फ के बारे में समझ लीजिए। लिम्फ क्या है, आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, ये लिक्विड है या फिर बॉडी फ्लूइड बोल लीजिए इसको, ठीक है, बॉडी फ्लूइड किस कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। इसके अंदर जो सेल होती हैं, इस लिक्विड में जो सेल पाई जाती हैं उन सेल को बोलते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। जैसे लिम्फ तो लिक्विड का नाम हो गया, फ्लूइड का नाम हो गया, इसमें जो सेल्स पाई जा रही हैं, कोशिका पाई जा रही हैं, इनका नाम है लिम्फोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट का ही दूसरा नाम है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। और ये क्या काम करती हैं भैया, ये तो प्रतिरोधकता क्षमता को मेंटेन करती हैं, यानी जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी में, हार्मफुल बैक्टीरिया, इनको क्या होता है, इनको किल करती हैं, WBC, यही पढ़े हो ना WBC के बारे में। और इस फ्लूइड का जो फ्लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज़ हम लोग जान रहे हैं। फ्लूइड का जो फ्लो है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि एक दिशा में ही बहता है, ठीक है। जो आपके टिश्यूज़ हैं बॉडी में, टिश्यूज से हार्ट की तरफ, टिश्यूज से हार्ट की तरफ एक ही दिशा में ये लिक्विड फ्लो होता है। क्लियर है। यहाँ पे द्विदिशी जो लिखा है ये गलत कर दीजिए आप। लसिका का प्रभाव द्विदिशी होता है, गलत है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। लसिका में ही लिम्फोसाइट नामक श्वेत रुधिर कणिकाएं उपस्थित रहती हैं। तो आपने सीख लिया, दूसरी बात सही है। क्लियर। चलिए 18 में देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है। प्रतिरक्षा विज्ञान को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक। तो ये जो नेशनल इम्यूनोलॉजी सेंटर है ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। एक्चुअल क्वेश्चन था 19वां करना है ना। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग स्त्रियों में बांझपन का कारण है। जो इनफर्टिलिटी वाली समस्या होती है वीमेंस में, फीमेल्स में, ये किसके कारण होती है, ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में सीखिए। टर्नर सिंड्रोम जो है भाई ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक, पहली चीज़। और जो भी महिलाएं इस डिसऑर्डर से पीड़ित रहती हैं, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना पेयर रहता है क्रोमोसोम का, 23 रहता है ना, 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम। तो ये जो 23वां पेयर है फीमेल्स में, उसमें एक्स क्रोमोसोम मिसिंग रहता है। अगर कोई भी महिला पीड़ित है टर्नर सिंड्रोम से, ठीक, एक क्रोमोसोम मिस रहता है। इस वजह से उनके जेनिटल्स जो हैं, खासतौर से ओवरीज जो हैं, वो डेवलप्ड नहीं हो पाती हैं। उस वजह से ये बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी वाली समस्या आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टर्नर सिंड्रोम। 20वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं और प्रभावित अंग हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में नाम है रोहा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा से तो समझ में आ जाएगा भैया आई है, ठीक। हर्पीज से जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। हर्पीज ये स्किन डिसीज होती है। रेबीज तो बहुत ही आसान है, रेबीज से क्या हो जाएगा भैया, इससे तो पूरा नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो जाती है। और मेनिंजाइटिस ये ब्रेन से संबंधित है, ठीक है, ब्रेन, यानी 2 हो जाएगा। तो ए का 3 हो गया, 2 का 1 हो गया, और सी का 4 हो गया, और डी का 2 हो गया, 3 1 4 2 हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये 20 क्वेश्चन कीजिए अभी, फिर इसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। 21 से मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है? जितना भी हो जाएगा किया जाएगा। थैंक यू। और सपोर्ट वपोर्ट करते रहिए यार चैनल को, है ना?